Hello everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Social School. So hopefully you all are fine और आप बहुत अच्छे से अपनी 11th और 12th दोनों क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 11th क्लास की हम कंटिन्यूअस क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब पे कर ही रहे हैं और इसी सीरीज में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग और सिटी लाइफ, इस राइटिंग और सिटी लाइफ के चैप्टर में हम फिलहाल अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इसी अर्बनाइजेशन में अब हम नेक्स्ट चीज जो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं वो है लाइफ इन द सिटी। What kind of city life was there in Mesopotamia? हमने शहरों को तो समझ लिया कि किस तरीके के शहर थे वहां पे, लेकिन वो शहरी जीवन किस तरीके का था, तो थोड़ा सा उसका ग्लिम्स जो है वो आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं फिर। चलिए, क्या कह रहा, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड अ मेजर शेयर ऑफ वेल्थ। तो पहली ही लाइन जो है हमें क्या चीज बता रही है, हमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी शो कर रही है। यानी आप अगर बहुत अच्छे से इस लाइन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मेसोपोटामिया की सिटीज में हमें थोड़ा सा सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। किस टाइप की सोशल इनइक्वालिटी? द वेल्थ वाज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो वेल्थ थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी। तो फिर क्या था? वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज इनइक्वल। कुछ लोगों के पास जो वेल्थ है वो ज्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड थी और कुछ लोगों के पास जो वेल्थ है वो कम थी, या हम कहें कि स्कैर्सिटी थी, या हम कहें वो लोग पुअर थे, इजी शब्दों में। सो अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड अ मेजर शेयर ऑफ वेल्थ। तो हमें क्या है, आगे की लाइन में ये क्लियर हो जाएगा कि हमें ये कैसे पता चला कि कुछ लोगों के पास वेल्थ है। ऑलराइट, तो ये चीज क्लियर हो गई सबसे पहली कि लाइफ इन द सिटी मींस शहरी जीवन में सबसे पहली चीज जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी? इन टर्म्स ऑफ social distribution, economic distribution. In terms of economic distribution means the wealth was not equally distributed. All right, बहुत छोटा सेक्शन था, स्मॉल सेक्शन था सोसाइटी का जिसके पास धन का, वेल्थ का ज्यादा शेयर था। ऑल राइट, अब आगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एविडेंसेस ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये देखो, ये चीजें आपको क्या बता रही हैं? ये चीजें बता रही हैं कि वो जो प्रीशियस चीजें होती थी उस समय सोसाइटी में वो कहाँ हैं? वो हमें पर्टिकुलर जगहों पर मिल रही हैं। कौन सी जगहों पर? जहां पर कुछ लोग बरेड हैं, दफनाए गए हैं। ठीक है, हमें हर जगह पर ही नहीं मिल रही है, ध्यान रखना। ये चीज क्या इंडिकेट करती है यहां पे? समझो, जो दो तीन पॉइंट्स हैं उनको समझो बहुत अच्छे से। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें जो बरियल्स हैं, ठीक है, जो टाइप ऑफ बरियल्स है, पैटर्न है बरियल के, यानी उस समय जो दफनाया जाता था, बरी किया जाता था लोगों को, तो उस पैटर्न में हमें क्या देखने को मिलता है कि देयर आर सर्टेन पीपल, उनके क्रिमेशन के साथ में उनका जो बरियल ग्राउंड था वहां पर क्या हुआ, प्रीशियस चीजें रखी गई हैं, जैसे ज्वेलरी रखी गई है, गोल्ड वेसल्स रखे गए हैं, ठीक है, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। और इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा भी नहीं कि सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, व्हाइट शेल लगा हुआ है बाकायदा, ठीक है, उसके ऊपर व्हाइट कोटिंग की गई है, लैपिस लाजुली, ब्लू स्टोन लगा हुआ है। ये चीजें शो कर रही हैं कि ये कुछ प्रीशियस, कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसको सिर्फ स्पेशल टाइप के लोग ही इस्तेमाल करते थे। या मैं कहूं कि एक एलीट क्लास था जो इसको इस्तेमाल करता था। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लोग शायद राजा या रानी क्लास के लोग रहे होंगे, राजवर्ग के लोग रहे होंगे, ठीक है, मोनार्कियल सेक्शन के लोग रहे होंगे। ठीक है, हमें ये चीजें ऑर्डिनरी लोगों के साथ नहीं मिलेंगी। अब इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि जब बड़े पैमाने पर एक्सकेवेशंस हुए होंगे तो उन एक्सकेवेशंस में ऑर्डिनरी जो लोग मिले होंगे, ऑर्डिनरी जो बरियल्स मिले होंगे, उनमें आपको इतने सारे प्रीशियस चीज़ें नहीं मिली होंगी, इतने जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो नहीं मिले होंगे, इतने वेसल्स हैं वो नहीं मिले होंगे आपको, इतनी ज्वेलरी नहीं मिली हुई होगी आपको, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के साथ मिला होगा। तो ये बड़ा आसान था हिस्टोरियंस के लिए और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अंदाज़ा लगाना कि ये कुछ शायद एलीट क्लास के लोग रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या इंडिकेट करता है? ये दूसरी चीज़ ये इंडिकेट करता है कि द मेसोपोटामियंस बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। तो मेसोपोटामिया किस चीज के बारे में यकीन रखते हैं? मेसोपोटामियंस जो है वो आफ्टर लाइफ के बारे में भी यकीन रखते हैं। आफ्टर लाइफ मींस सिंपली टू से देयर वाज अ काइंड ऑफ नोशन कि आफ्टर दिस डेथ,
जो ये दिख रहा है हमारे आंखों के सामने, इसकी इस डेथ के बाद, इस पर्सन की डेथ के बाद शायद ये दूसरा कोई पर्टिकुलर प्लेस है वहां जा रहा होगा, तो यहां से ये चला गया है और जिस जगह पर ये जा रहा होगा वहां पर भी अपनी जो रेगुलर यूज की चीजें थी, दैनिक यूज की चीजें थी, उनको इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके का शायद कुछ एक नोशन यहां पे रहा होगा। ठीक है, फिर हम और क्लियर हो जाएं आगे, एविडेंसेस फ्रॉम लीगल टेक्स्ट। ठीक है, हमें लीगल टेक्स्ट जो है, आपको पता है कि अबंडेंस, बहुतायत मात्रा में हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। इन रिटन रिकॉर्ड्स में भी इस बात के थोड़े से इंडिकेशंस हैं, किस बात के, कि वेल्थ जो है पर्टिकुलर टाइप के लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट है। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल टेक्स्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें ज्यादातर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, ये पर्टिकुलरली शो करते हैं कि फला पर्सन जो है ये इतना जो है वो वेल्थ क्लेम कर रहा है, या फिर इसने पर्टिकुलर पर्सन की वेल्थ को क्लेम करा होगा, तो वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन है यहाँ पे। तो ये जो डिस्प्यूट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली वेल्थ से रिलेटेड, उसमें भी स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई ए पर्सन है, अब ए पर्सन के बी और सी जो है वो दो लड़के या लड़की जो भी होंगे, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके आगे के एक तरीके से वारिस कह सकते हैं आप, सक्सेसर कह सकते हैं, उनको इनहेरिटेंस में मिलेगी। अब यहाँ हो सकता है इन दो पार्टीज के बीच में, बी और सी के बीच में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया होगा, या फिर शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी आ गई होगी और एक पर्टिकुलर पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर कुछ लीगल जो है वो प्रोसीडिंग शुरू कर दी होंगी। तो ये सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं और ये एविडेंसेस भी शो करते हैं कि देयर वाज अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं कि वेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज बने रहते थे और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं गिना जा सकता। पर्टिकुलरली सजेस्ट दैट इन मेसोपोटामियन सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिली वाज नॉर्म। ये चीज एक और इंडिकेशन देती है, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। क्या बताता है? कि मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली है। ये बात बड़ी, आप कह सकते हैं, यूनिक है। तो उस समय जब ग्रुप के फॉर्म में लोग रहते हैं, या वो जमाना ही है ग्रुप के लोगों का, तो उस समय पर न्यूक्लियर फैमिली यानी कि बहुत कम लोग, ठीक है, वे मदर, फादर और उनके जो भी अपने बच्चे हैं, सन या डॉटर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली के एविडेंसेस मिलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चे शायद एडल्ट होते थे, वयस्क होते थे, या थोड़ा सा इकोनॉमिकली फ्री होते थे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते थे, या थोड़ा सा भी उनको जो है वो अपना, आप कह सकते हैं कि एक सेल्फ वर्थ समझ आ जाता था, तो वो अपने पेरेंट्स से एक सेपरेट प्लेस पर रहने लगते थे। तो हमें यहाँ न्यूक्लियर फैमिली के, मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली वाज अ नॉर्म। ये ऐसी कोई बात नहीं कि फोर्स थी, नॉर्म मीन्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन वाज देयर, मीन्स लोग जो है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होते थे, वो अलग रहना शुरू करते थे। फैमिली वाज नॉट कंबाइंड, ग्रुप के फॉर्म में हमेशा नहीं रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जाके देखोगे तो बड़े बड़े आपको ऐसे एम्पायर्स देखने को मिलेंगे, नोमैडिक एम्पायर जैसी जगहों पर जब पढ़ोगे इसी आपकी 11th क्लास की बुक में, तो देखोगे कि बड़े परिवारों का नाम भी है, लेकिन उन्हीं बड़े परिवारों के नाम में एक जगह ऐसी भी है जहां पर न्यूक्लियर फैमिली का नाम है। तो ये थोड़ा सा यूनिक पैटर्न मिलता है, और ज्यादातर ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी यूनिवर्सल चीज मिल रही है, इसमें कोई बहुत यूनिक चीज नहीं है। फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, तो अमूमन ये माना ही जाता है कि जो पिता होता है वो क्या होता है, परिवार का मुखिया होता है। तो पैट्रियार्कियल काइंड ऑफ सोसाइटी थोड़ा सा आप मान सकते हो, मीन्स कि जो फादर है वो माना जा रहा है क्या, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। तो पिता जो है ज्यादातर मुखिया है। इसका मतलब जो है वो बड़ा गहरा है, बहुत आसान भी है लगाना, कि जब भी कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी, जब कॉमन डिसीजंस लेने होंगे, तो फादर वुड बी द सेंट्रल फिगर। जब भी कोई ऐसी डिस्प्यूट रिलेटेड बात होगी, तो फादर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होगा जिसकी बात सब लोग मानेंगे। तो ये बहुत कॉमन चीजें होगी। मतलब हेड ऑफ द फैमिली का मतलब है कि बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिसीजंस में किसकी चलेगी, फादर की चलेगी। ऑलराइट। मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विद हिज पेरेंट्स। तो अब ये कंफ्यूजन में मत चले जाना, ठीक है ना,
कि भैया यहाँ पर दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं कि शादीशुदा जो बच्चे हैं, मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विथ हिज पेरेंट्स, यहाँ पे ऑफन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अक्सर रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्म है कि वो रहेंगे ही। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियर फैमिली के अगर नॉर्म मिल रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि शायद ऐसा होता होगा कि जब नई लाइफ शुरू करते थे तो उसके कुछ समय तक ये लोग रहते रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर एक सिचुएशन आती रही होगी जब ये लोग फिर होता होगा कि भाई अब हो गया, अब नहीं रहना है, ठीक है, अब हम अपना सेपरेट जो है वो रहना शुरू करते हैं। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। A declaration was made about the willingness to marry. That is very important. That is very, very, very important. Why it is important? Because it shows that जब कंसेंट होता था तब शादियां होती थी। सो कंसेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट, शादी के पहले की जो कंसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट वॉज इंपॉर्टेंट, और ये इंडिकेट करता है कि सोशल प्रेशर जैसा कुछ ज्यादा नहीं दिखता है हमें मेसोपोटामिया में। आपसी सहमति के साथ विवाह जैसी या मैरिज जैसी जो प्रक्रियाएं होती थी, प्रोसीजर्स होती थी, वो कंडक्ट कराई जाती थी। तो यहां पर बाकायदा आपको एक टेबलेट में, रिकॉर्ड में ये डिक्लेरेशन देना होगा कि यस आई एम रेडी टू मैरी विद दिस पर्सन, ठीक है। तो दो लोग ए और बी जब भी आपस में विवाह करना चाहेंगे तो ए और बी एक डिक्लेरेशन देंगे। रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे क्ले टैबलेट्स में, हमारे पास एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस में ये चीजें मेंशन हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक थिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल कि शादी के लिए डिक्लेरेशन, मतलब शादी एक तरीके का लीगल, एक तरीके का कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन है। मतलब इसको आप बहुत जनरलाइज तौर पर नहीं ले सकते हैं कि आपने शादी की और कभी भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो शादी को बड़ा इंपॉर्टेंट जो है यहां पर कह सकते हैं आप एंटिटी के तौर पर स्वीकार किया गया है कि शादी कर रहे हैं, दो पर्सन अगर यूनाइट हो रहे हैं, दो पर्सन अगर रेडी हो रहे हैं एक होने के लिए, तो दैट इज नॉट अ इजी थिंग। उनको ये बात जो है वो डिक्लेयर भी करनी होगी ताकि इनकेस कल को कोई सिचुएशन क्रिएट हो। तो मतलब बहुत सोची समझी चीजें हैं इसके पीछे और बड़ा गहरा मायना है। शादी को बहुत आसानी से ऐसे ही लाइटली नहीं लिया जाता था, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, दो फैमिलीज मिल रही हैं, कल्चर्स में मिल रहे हैं, फिर आगे जाके उनको अपनी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर बढ़ानी है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीजें होनी है। तो इसलिए शादी के जो मैटर होते थे उनको बड़ा डॉक्यूमेंटेड तरीके से रखा जाता था। ब्राइड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज, और ऐसा नहीं है डिक्लेरेशन तो कर दिया भैया, ए और बी ने कह दिया कि हमारा मन कर रहा है शादी करने का, हम लोग शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा पेरेंट्स से भी पूछ लीजिए। सो ब्राइड्स पेरेंट, ठीक है, दुल्हन के जो माता पिता होंगे वो अपनी सहमति देंगे कि हाँ ठीक है, लड़का ठीक है, कमाता है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लग रहा है कि हाँ हमारी लड़की को खुश रख लेगा। सो इन दैट केस ओनली फिर क्या होगा, आगे की प्रोसीजर बढ़ेगी। देन अ गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड्स पीपल। तो थोड़ा सा हमें एम्पावरमेंट समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ग्रूम की तरफ के जो लोग जा रहे हैं वो गिफ्ट्स दे रहे हैं ब्राइड पीपल्स को, ठीक है, दुल्हन वालों को। वो एक तरीके का क्या है, एक ऑनर करने जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग दैट लेडी एज अवर वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हेन वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट्स वर एक्सचेंज। अब जब शादियां होंगी तो ये चीज बड़ा रिच कल्चर शो कर रही है। बहुत लाइफ इन द सिटी का मतलब यहाँ पे समझ रहे होगे बहुत अच्छे से। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शहरी जीवन में वो चीज आपको झलकेगी। आज से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि हाँ शहरी जीवन में जैसा होता है कि एक तरीके की रिचनेस शो होगी आपको रिलेशनशिप्स में, ठीक है। जब भी दो पार्टीज आपस में अगर किसी तरीके के रिलेशनशिप में एंटर हो रही हैं तो उसमें भी आपको एक तरीके की फॉर्मेलिटी से लेके और बड़ा ऑर्गेनाइज एक वे दिखेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो शादियां हो रही, तो प्रॉपर जब शादियां हो रही तो कैसा होता है, आप देखेंगे कि दोनों पार्टीज के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, लेते हैं, तो गिफ्ट्स के एक्सचेंजेस होते हैं। ये चीज़ हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिल रही हैं कि जब वेडिंग हो रही है तो दोनों पार्टी के लोग जो हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है मेसोपोटामिया की टेम्पल, यहाँ पर ऑफरिंग्स यानी अपने जो भी ऑफर करते हैं, ठीक है, भेंट कह सकते हैं आप, तो वो भेंट चढ़ाई जा रही है। ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिट बाय हर फैमिली।
ये एक बहुत यूनिक चीज मैं कहूं अगर मेसोपोटामिया की, तो शायद कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। फादर जो है वो अपनी डॉटर को इनहेरिटेंस यानी कि अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार दे रहा है। सो दैट इज यूनिक थिंग कि बेटी को आपने शादी के बाद अगर दूसरे घर भेज दिया है तो ये ऐसा नहीं है कि उसका उस घर से सारा का सारा संबंध खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सोसाइटी में वुमेन्स के लिए एक एम्पावरमेंट देखने को मिलता है कि शादी के बाद भी जो महिला होती थी उसको बकायदा क्या होता था कि पिता की संपत्ति का एक हिस्सा दिया जाता था। शायद जो मैन और वुमेन की बात हम करें तो इक्वालिटी है दोनों के उसमें, ये नहीं देखा जा रहा है कि महिला जो है या पुरुष जो है इनमें से एक व्यक्ति या कोई एक जेंडर जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ऐसा नहीं है। तो वुमेन को भी एक उतना ही इक्वल एंटिटी, उतना ही इक्वल ह्यूमन बीइंग के तौर पर देखा जा रहा है और उसको भी अपनी संपत्ति का हिस्सा पिता दे रहा है कि भाई तुम दूसरे घर भले जा रहे हो लेकिन यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ, नॉट अ काइंड ऑफ बट यू आर एक्चुअली एन इंडिविजुअल। तो आप एक इंडिविजुअल हो और इस इंडिविजुअल के तौर पर भी आपका एक इकोनॉमिक जो है फ्रीडम बनता है और वो इकोनॉमिक फ्रीडम आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। द फादर्स हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स एक्सेट्रा वेर इनहेरिटेड बाय द सन्स। तो कुछ हिस्सा उसने रख लिया और बाकी वो चीजें जो इमूवेबल टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जैसे पिता का घर हो गया, ठीक है, जो पशु वगैरह हो गए, खेत वगैरह हो गए, ठीक, वो सारी चीजें जो है वो पुत्र के द्वारा इनहेरिट की जाती थी। तो इमूवेबल टाइप की प्रॉपर्टी हम कह दें तो इमूवेबल टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास चली जाती थी, पुत्र के पास चली जाती। तो होपफुली ये आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज देयर इन द सिटी, सिटी में, शहरों में किस तरीके का जीवन हुआ करता था। होपफुली ये लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर था जिसमें आपको सिटी लाइफ की एक ग्लिम्स देनी थी। इस तरह के अभी और टॉपिक्स हम धीरे धीरे करके ये कंप्लीट करेंगे आपके यहाँ पर यूट्यूब पर। इस तरह के और इंटरैक्टिव लेक्चर्स, और भी ज्यादा इंटरैक्टिव जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब है कि आप टीचर के साथ एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के तौर पर अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप में जाएं, वहां पर एनरोल करें और अनअकैडमी ऐप में एनरोल करने के साथ साथ आपको बहुत सारे फैसिलिटीज जो है वो मिलेंगी, जैसे कि रियल टाइम इंटरेक्शन विद टीचर विद द हेल्प ऑफ चैट एंड इमोजीज, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप यूजिंग द क्वेश्चन टैब, क्विजेस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कम्पीट विथ योर फ्रेंड यूजिंग दी पोल लीडर बोर्ड, आप अपनी लर्निंग जो है वो एसेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चांस टू विन स्कॉलरशिप, बहुत सारे आप में से बच्चे जो चाहते हैं कि पढ़ाई को हम कहीं से फंड कर पाएँ ताकि हमारे पेरेंट्स पे बर्डन ना हो, बहुत सारे इकोनॉमिकली उतने एम्पावर लोग नहीं हैं, तो यू कैन यूज़ दैट स्कॉलरशिप टेस्ट, और स्कॉलरशिप टेस्ट का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ साथ यू कैन कनेक्ट विथ अस एंड द सोशल स्कूल, यानी का मतलब कहने का मतलब है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर सोशल स्कूल में टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।